चलें सर, क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, लेक्चर नंबर 1 KF3 कॉस्टिंग। आज हमारी पहली क्लास है कॉस्टिंग की। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब सितंबर 2025 अटेम्प्ट के लिए, और इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं अपना, हेलो हाय कर ले, और फिर हम लोग जनाब आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम तलहा शाहिद है और बेसिकली मैंने ICMA किया है, मैंने ACCA किया है, और मैंने पढ़ाना शुरू किया था KNS के अंदर 2016 से, यानी कि तकरीबन 9 साल हो गए। कॉस्टिंग में पढ़ा रहा हूँ, तकरीबन 7वां-8वां बैच होगा मेरा ये। KNS के अंदर मैं कॉस्टिंग और MFA 2 पढ़ा रहा हूँ। MFA में मेरा स्टूडेंट का एक दफ़ा मेरिट सर्टिफिकेट आ चुका है MFA के अंदर, कॉस्टिंग में अभी तक नहीं आया, तो तुम लोग लाओगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, नौकरी मैंने स्टार्ट की थी 2011 में के इलेक्ट्रिक से। के इलेक्ट्रिक में से मैंने नौकरी शुरू की 2011 में। फिर मैंने नौकरी की जनाब यूनुस टेक्सटाइल में, फिर मैंने काम किया नेशनल रिफाइनरी में, फिर मैंने काम किया PICT में, फिर मैंने काम किया जनाब टेम्पल्स में। तो ये जो है वो नौकरी का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है। टीचिंग का मैंने तुम लोग को बता दिया। तो ये छोटा सा बैकग्राउंड था। पढ़ाई शुरू करते हैं जनाब कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम सिलेबस लिखेंगे, पढ़ने का तरीका डिस्कस करेंगे, पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो जनाब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिलेबस की। सिलेबस को 3 कैटेगरी में इन्होंने बांटा है। सिलेबस को दोस्तों इन्होंने 3 कैटेगरी के अंदर बांटा है। पहला है मेरे पास कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन। पहली हेडिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन। एग्जाम के अंदर जनाब ये वाला पोर्शन जो है वो 35 से 45 मार्क्स का आता है। 35 से 45 मार्क्स का आता है। साथ साथ इसको कॉपी कर लेना, समझने वाली चीज तो है नहीं, साथ साथ सिलेबस को लिख लेना। कौन कौन से टॉपिक है जनाब इसके अंदर? इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मेरे पास है जनाब लेबर कॉस्टिंग, तीसरा है मेरे पास जनाब फैक्ट्री ओवरहेड, चौथा है दोस्त मेरे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, पांचवा है मेरे पास मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और छठा है मेरे पास जनाब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, और सातवां है मेरे पास जनाब कॉस्ट फ्लो टू प्रोडक्शन। जी जनाब, सेकेंड हेडिंग जो है वो हमारे पास कॉस्ट फ्लो की है। बीस से 30 मार्क्स का इसके अंदर वेटेज है। 20 से 30 मार्क्स, और इसमें जो टॉपिक कवर हो रहे हैं जनाब प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग,
वेरिएंसेस और मेरे पास टारगेट कॉस्टिंग। तीसरा है मेरे पास जनाब कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये कवर होता है जनाब 30 से 40 मार्क्स का। ये कवर होता है जनाब 30 से 40 मार्क्स का। कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस सीवीपी, रेलिवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, और मेरे पास लास्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो दोस्तों आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतना सा सिलेबस है ओनली। लेक्चर को सिलेबस कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन है दोस्त, कॉपी कर लिया? चले भाई, अब देखते हैं यार इसको पढ़ने का तरीका कैसे होगा। अच्छा, ये जो मैंने आपको ग्रेडिंग लिखी है कि इस टॉपिक से 20 से 30 आएगा, इससे 35 से 40 आएगा और इससे 40 से 45, जनाब ये बात 90% सच है। आईके पेपर इस ग्रेडिंग को देखते हुए बनाता है। 3, 4, 5 मार्क्स आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन 90% इस ग्रेडिंग के हिसाब से बनता है। तो हमें ये रिवीजन के हिसाब से बड़ा हेल्पफुल रहेगा और पेपर स्ट्रेटजी के हिसाब से बड़ा अच्छा रहेगा। जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये जो पोर्शन है, अभी तो तुम लोग को नहीं पता इस टॉपिक के अंदर है क्या, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है इससे मार्क्स निकालना बहुत आसान है। ये आपके 25 से 30 मार्क्स मजे से निकाल के देता है ये पोर्शन। इसमें कुछ नहीं है। जैसे पास पेपर के सवाल होते हैं एग्जाम में भी वैसे ही आता है मोर और लेस सवाल। पास पेपर को आपने तरीके से कर लिया तो एग्जाम में भी मोर और लेस वैसे सवाल होते हैं, यहां से मार्क्स बन जाते हैं। ये पास करने की स्ट्रेटजी होती है। इधर आओ तो इस तीनों, इसमें 30 से 40 है, इसमें हर दफा कुछ नहीं होती है, लेकिन इसमें से अगर हम ब्रेक करके मार्क्स निकालना चाहें तो मार्क्स निकल जाते हैं। इधर आए तो जनाब इसके अंदर 1-2 टॉपिक काफी आसान है, 1-2, बाकी में वो थोड़ी सी अजीब हरकत करता है। पेपर पढ़ने का तरीका क्या होगा जनाब? स्टडी अप्रोच। दोस्तों स्टडी अप्रोच क्या होगी हमारी? सबसे पहले तो हमारा सारा फोकस होता है जनाब कॉन्सेप्ट के ऊपर, यानी कि आपको छोटी मोटी एग्जाम्पल से आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट करा दिए जाएंगे ताकि वो आपको चीजें पक्की हो जाए, जहन नशीन हो जाए कॉन्सेप्ट। सेकेंड दोस्तों आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, यानी कि हम क्लास के अंदर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कहां से करेंगे भैया? प्रैक्टिस होगी आईकैप के पास्ट पेपर से, इसके अलावा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आईकैप के पास्ट पेपर अगर सॉल्व हो रहे हैं आपसे खुद से, इसका मतलब ये पर्चा आप पास कर सकते हो। पास पेपर कहां से लड़के? लास्ट टाइम कौन सी हुई है? मार्च 25 से पीछे चले जाओ तो हम क्लास के अंदर कोशिश ये करेंगे कि जनाब 10 साल के अटेम्प्ट हम क्लास के अंदर कर ले। 10 साल यानी कि 20 अटेम्प्ट हो गई। 20 अटेम्प्ट पीछे चले जाओ तो जनाब आप कह लें इसको मार्च 2015 से
10 साल बोले तो 20 अटेम्प्ट बेहतरीन है। इससे पुराने एक आध सवाल में कराऊंगा जो बड़े मजेदार इंटरेस्टिंग है। तीसरी अप्रोच सर सुने, कॉस्टिंग का पर्चा, हर कॉस्टिंग के पर्चे का जो सवाल आता है वो पास पेपर जैसा नहीं होता, मतलब हर सवाल एक नए तरीके से होता है। कॉस्टिंग के अंदर ना सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जिससे भी पूछोगे ना वो ये बोलेगा यार शुरुआत कैसे करें, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, शुरू कैसे करें। तो उसके लिए एक आसान तरीका है दोस्त, होमवर्क अप्रोच। आपको होमवर्क दिया जाएगा और चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा कि आप होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ठीक करें, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं आप करें। मुझे पता है कि मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपसे नहीं होगा, आपसे शुरुआत ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको बोलूंगा जनाब आप इसको सॉल्व करें, हाथ पैर मारें। पता है जनाब जो कॉस्टिंग के लेक्चर शुरू होंगे अभी पता चलेगा तकरीबन 10 से 12 लेक्चर के बाद जो है ना तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू होंगे। 10-12 लेक्चर तो सॉल्व भी नहीं हो रहे होंगे आपसे, उसके बाद फिर आपका हाथ सेट हो जाएगा। तो भाई होमवर्क अप्रोच लाजमी है। मैं अगर आपको यहाँ पे 36,000 सवाल भी करा दूं ना और आप बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया आपने, यकीन करो अगला सवाल मैं आपको दूंगा नहीं होगा आपसे। खुद से जब तक नहीं करोगे जब तक आपसे सवाल नहीं होंगे। तो खुद से करने की अप्रोच हमने यहाँ पे सीखनी है। और जो भाई बहन हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर पे हैं, दोस्तों खुदा के वास्ते लेक्चर को नॉर्मल स्पीड पे लेना, या बहुत हो गया ना, बहुत आपका सब्र नहीं हो रहा तो 1.25 बस, इससे ऊपर नहीं आना, क्योंकि मैं खुद जो है ना 1.25 पे हूं बाय नेचर। तो उसके बाद तुम अगर 1.5 या 2 पे करोगे ना तो फायदा नहीं है। डन हो गई बात जनाब। पांचवा अगर तो रिकॉर्डेड वाले हो यहां पर हो तो लेक्चर को आप लेंगे दोस्तों फ्रेश माइंड के साथ, थके हुए माइंड के साथ नहीं लेंगे, फ्रेश माइंड के साथ लेंगे। कॉस्टिंग के अंदर आपने दिमाग चलाना है दोस्तों। कॉस्टिंग का पर्चा ऐसा है कि इसमें आपने दिमाग चलाना है, सोचना है। फ्रेश माइंड होगा तो सोच पाओगे, वरना आप सोच नहीं पाएंगे। डन हो गए दोस्त, पक्का। पेपर पे के बारे में बात करें तो जनाब आपका जो पेपर है 100 मार्क्स का है। पास करने के लिए कितने चाहिए दोस्तों? आधे 50 मार्क्स। 50 मार्क्स। मजे की बात है दोस्त, इसके अंदर एमसीक्यूज नहीं है, सर ये कैलकुलेशन पेपर है, थ्योरी पेपर है दोस्तों। ये 100% कैलकुलेशन पेपर है। 100% से मुराद 97-98%। 2-3 मार्क्स की थ्योरी आती है तो 2-3 मार्क्स तो हटाना है, वैसे ही 100% कैलकुलेशन ही हो गया ना भाई। और जब 2-3 मार्क्स की थ्योरी आती है वो भी आपके कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड होती है, रट्टा रिलेटेड नहीं होती। तो 100% पेपर कैसा आपका? कैलकुलेशन का। अच्छा जी जनाब, इसका पासिंग रेशियो क्या रहा एग्जाम के अंदर, हिस्ट्री के अंदर? तो जनाब इसका पासिंग रेशियो रहा है, ये लेस देन होता है ग्रेटर होता है? ये गलत हो गया, ये क्या होता है? हाँ छोड़ बे, 40% से ज्यादा रहा है आपका पासिंग रेशियो जो है वो 40% से ज्यादा रहा है, हिस्ट्री ये रही है ऑन एन एवरेज। जनाब कॉस्टिंग के पर्चे में मजे की बात ये पेपर इसका मुश्किल है, पास हो जाता है, लेकिन पेपर इसका मुश्किल है लेकिन पास हो जाता है। कैसे पास हो जाता है? वो इस ऐसे पास हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक सवाल आया 15 मार्क्स का, एग्जामिनर ने उसको बहुत तरीके से तसल्ली से बनाया था। उस 15 मार्क्स के अंदर 5 मार्क्स आसान होते हैं, बिल्कुल ही हलवा। क्वेश्चन देख के छाप दोगे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। सेल क्वेश्चन में गिवन है, फॉर एग्जांपल सेल आपने छाप दी 1 मार्क्स बन गया, कुछ दिमाग लगाया, कोई मेहनत की, कुछ भी नहीं की। कॉस्ट लिखी हुई है वो आपने छाप दी 2 मार्क्स बन गए। तो 15 मार्क्स में से 5 मार्क्स तो आपके ऐसे निकलेंगे। बाकी के जो 5 मार्क्स हैं उसमें आपने कैलकुलेशन करनी होगी कि मटेरियल को लेबर के साथ ऐड करना है, अला बला इस तरह करके, वो भी बन जाता है। तो 10 मार्क्स आपके बन जाएंगे। बाकी के जो आपके 5 मार्क्स हैं, नहीं आपके यहां से
छापने के 6 मार्क्स और कैलकुलेशन के 6 मार्क्स, कितने बन गए? ये 12 मार्क्स बन गए। 3 मार्क्स मुश्किल होते हैं, 3 मार्क्स मुश्किल होते हैं। उसमें फिर जाहिर सी बात है आपको सोचना है, दिमाग लगाना है, जहन लगाना है। वो मार्क्स अगर छोड़ भी जाए, मतलब गलत भी है, छोड़ना नहीं है, छोड़ने का अल्फाज गलत यूज कर दिया, वो गलत भी हो जाए तो खैर है यार, 15 में से 12 तो निकल आए ना यार। तो इसीलिए कॉस्टिंग का पर्चा पास हो जाता है। कॉस्टिंग के आप बच्चों तो पूछोगे ना पेपर कैसे पास हुआ, तो खुद बोलेंगे यार पता नहीं कैसे हुआ। हाँ, लेकिन ये था कि हमने पूरा 100% 100 मार्क्स का सॉल्व किया। पूरा कर दो पेपर सॉल्व, पेपर पास हो जाएगा स्मार्ट टेक्निक से। अब बच्चे कहाँ फेल होते हैं, जो मैंने आपको बताया ना 3 मार्क्स निकालना मुश्किल है, बच्चे अपना सारा टाइम इसी में ज़ाया कर देते हैं। वो 3 मार्क्स के चक्कर में जो हलवा मार्क्स है ना उस पर टाइम नहीं लगाते, एट द एंड क्या होता है, पेपर छूट जाता है। 20-30 मार्क्स का गया पर्चा खत्म, 20-30 मार्क्स का पेपर छोड़ दिया तो अब समझो गए ना, पेपर तो गया। तो जनाब ये तरीका होता है। प्लस कॉस्टिंग के पर्चे में पेपर तुम्हारा कितने मार्क्स का होता है दोस्त? 100 का नहीं होता, 100 से ज्यादा का होता है। दिखाता वो तुम्हें 100 है, तक कभी वो 110 का होगा, कभी 115 का होगा, कभी 120 का होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपके 110 मार्क्स नहीं आ सकते। मैक्सिमम अप टू अवेल कितने होंगे? 100 होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल आया जनाब, वो आपके सामने लिखा हुआ उसके मार्क्स 15, मार्किंग के हिसाब से एग्जामिनर ने उसके मार्क्स रखे हैं 18, यानी कि अगर आपने गलती भी की तब भी आपके 17 मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर आपको कितने देगा? 15 देगा। भाई क्रिकेट खेलते हैं, हमने बोला बाउंड्री से बाहर बॉल जाएगी तो क्या होगा? 6 होगा। बिल्कुल बाउंड्री के बाहर चला जाए, ग्राउंड से बाहर चला जाए, मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलेंगे तुम्हें? 6। बात समझ में आई? तो कॉस्टिंग के पर्चे के अंदर, कॉस्टिंग के बाकी पर्चों के अंदर भी 100 से ज्यादा का पेपर होता है, कॉस्टिंग में थोड़ा ज्यादा होता है। डन हो गई बात मेरे दोस्तों? पढ़ने की स्ट्रेटजी हमने समझ ली है। सारा फोकस हम लोग किस पे करेंगे? कॉन्सेप्ट पे, पास पेपर पे और होमवर्क पे। ये कर लोगे पेपर निकल जाएगा आपका, ये कर लोगे पेपर निकल जाएगा। और खुदा के वास्ते पेंडिंग लेक्चर का सीन नहीं रखना, पेंडिंग लेक्चर का सीन नहीं रखना। एंड में अजीब अजीब कैलकुलेशन कर रहा होता बच्चा, वो बोल रहा होता यार एग्जाम में एक दिन रह गए और सर के जो है वो 75 लेक्चर है, तो एक काम करते हैं, एक दिन में 7 लेक्चर लेते हैं, सही है, 10 दिन में लेक्चर खत्म होंगे, 5 दिन में प्रैक्टिस करेंगे, दे देंगे पेपर। ये हरकत नहीं करना, 7 लेक्चर कैसे लोगे यार? डन है? अच्छा भाई सर आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ लेक्चर, दोस्त हम इसको 70 लेक्चर पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे। 70 क्लास है, 70 क्लास है, हर क्लास तकरीबन 2 से 2.5 घंटे की हुआ करेगी। 70 लेक्चर में आपका कोर्स खत्म। आज कौन सा लेक्चर है दोस्त? बस 70 लेक्चर तक बर्दाश्त करना है। 69 और 69 और कोर्स कब खत्म होगा? पेपर कब है दोस्त हमारा? सितंबर के फर्स्ट वीक में जो मंडे पड़ जाएगा, तो हम लोग इंशाअल्लाह ताला 31 जुलाई को एंड कर देंगे। लेकिन आपको पता है दोस्तों ईद बकरीद भी है, क्या करें, है तो है, सेशन होगी, बारिशें भी होंगी, कुछ क्लासेस भी कैंसिल होंगी बारिश वारिश के चक्कर में, तो थोड़ी सी ना हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा जान मारनी पड़ेगी। डन है मेरे दोस्तों? सबने हैंडआउट कॉपी कर लिया? आज की क्लास के अंदर मैं आपको कॉस्टिंग समझाता हूं कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या, इसमें आपने पढ़ना क्या। ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी में क्या होता है? बॉटनी में आप क्या करते हो? पौधों के बारे में पढ़ते हो। जूलॉजी में क्या पढ़ते हो? जानवरों के बारे में। तो कॉस्टिंग में किसके बारे में पढ़ेंगे? आओ दोस्तों सीखते हैं। हाँ, किसके बारे में? हाँ आओ वो सीखते हैं। ये कॉपी कर लिया था ना? चलें सर स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चले दोस्तों भाई, अब पढ़ने का एक असूल है, पढ़ने का एक तरीका है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप कॉपी नहीं करोगे, आप उसको तसल्ली से सुनोगे, समझोगे, फिर जब मैं बोलूंगा अब कॉपी करो, अब आप कॉपी करना। डन है भाई? सुनो मेरे भाई, सुनो भाई, ये अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? हाँ लड़के, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बेसिक। आज सिर्फ हमें इस सब्जेक्ट को समझना है कि सब्जेक्ट के अंदर है क्या। अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग का मतलब दोस्तों हम लोगों ने बचपन से सीखा है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम लोग क्या कहते हैं जनाब? अकाउंटिंग।
रिकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। दोस्तों ट्रांजैक्शन क्या होती है भैया? ट्रांजैक्शन क्या होती है? बिजनेस के अंदर कोई भी एक्टिविटी होना, बिजनेस के अंदर कोई भी एक्टिविटी होना, जैसे कि गुड्स खरीदा मैंने, गुड्स बेचा, तनख्वाहें दी, महीना एंड हो गया, रेंट चढ़ गया, रेंट मैंने एडवांस में पे किया, तनख्वाहें बांटी, ये सारी की सारी क्या मेरे पास ट्रांजैक्शन है। जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स, ऐसा ही है, जैसे कि कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, और दोस्तों सैलरी पे, ये सारी की सारी क्या है मेरे पास ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? अकाउंटिंग। सर रिकॉर्ड करना मतलब बुककीपिंग। बुककीपिंग कैसी की जाए? एक रजिस्टर ले लो, एक रजिस्टर ले लो, उसके अंदर लिखना शुरू कर दो दोस्त, उर्दू में, सिंधी में, किसी भी लैंग्वेज में लिख दो। एक रजिस्टर लो, चलो आईटी का दौर है तो आप एक काम करें, आप कंप्यूटर ले लें, एक्सेल पे, वर्ड पे लिखना शुरू कर दें कि मैंने मिस्टर अकरम को 10 लाख रुपए की सेल की, मैंने फैसल को सैलरी पे की, मैंने बिजली का बिल पे किया, या आपने पूरे साल उर्दू में, सिंधी में, रजिस्टर में या वर्ड पे, एक्सेल पे लिखते रहे। साल खत्म हुआ, आपके बॉस ने, आपके मैनेजर ने आपको बुलाया, आपने बोला हाँ भैया रिकॉर्डिंग किया, आपने बोला एक हर चीज की रिकॉर्डिंग की है, सबका हिसाब किताब मेरे पास मौजूद है। उसने आपको बोला अच्छा यार जरा बताओ पूरे साल में सेल कितनी हुई है, क्या तुम बता पाओगे? बता तो देंगे, लिखा हुआ तो है, आप कैलकुलेटर उठाएंगे, कागज पलटेंगे, कैलकुलेटर पे प्लस 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 करके 15-20 मिनट क्या बता देंगे 10 लाख रुपए की सेल हुई है। रिकॉर्ड तो है ना दोस्त। फिर अगला सवाल, यार बताओ कैश पे कितनी हुई है, क्रेडिट पे कितनी हुई है, बता पाओगे? बिल्कुल बताएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। कागज पलटोगे, कैलकुलेटर उठाओगे, नोट डाउन करना शुरू करोगे। आपने बता दिया 6 लाख की कैश है, 4 लाख का उधार है। अगला सवाल, यार जिनको उधार में माल बेचा था पैसा आ गया उनसे, बता पाएंगे आप? बता पाएंगे। यार रिकॉर्डिंग तो हो रही है, हिसाब किताब तो मेंटेन है, लेकिन यार ऑर्गेनाइज मैनर पे नहीं है, आपने तरीके से रिकॉर्डिंग किया हुआ, कोई का आंसर आप नहीं दे पा रहे, तरीके से रिकॉर्ड नहीं है। तो भैया तरीके से रिकॉर्ड करिए। तो दुनिया के अंदर तरीके से रिकॉर्ड करने का एक रूल आया, एक तरीका आया, जिसको तुम लोगों ने क्या नाम दिया? डबल एंट्री सिस्टम। क्या नाम दिया दोस्त? ये इस रूल ने क्या सिखाया? इसने बोला दोस्त देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो एक चीज को डेबिट किया जाता है और एक चीज को क्रेडिट किया जाता है। उसने कुछ हमें रटवा दिया, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीज, इंक्रीज इस पे रटा दिया। ऐसा सही रूल है सर, दुनिया में चल रहा है, बेहतरीन है। आपने एंट्रियां बना दी, डेबिट क्रेडिट कर दिया, इसका अंदर सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक प्रॉपर फॉर्मेट पे, प्रॉपर रूल पे रिकॉर्ड हो गई, ठीक हो गया। अब सेल्स हुई है, सर सेल्स बता पाएंगे आप? पूरे साल में सेल कितनी हुई है? आपने सिर्फ एंट्रियां बनाई है, बता पाएंगे? सर बता देंगे, फिर टाइम लगेगा। एक सेल रजिस्टर में इधर आ रही है, एक 4 पेज की बात आ रही है, 5 पेज की बात आ रही है, ऐसा हमने बोला सर सारी सेल को एक तरफ लिख दो, एंट्री तो बनाओ, उसके बाद अगला स्टेप सारी सेल को एक तरफ लिख दो, सारी बैंक की ट्रांजैक्शन को एक तरफ लिख दो, सारे परचेज को एक तरफ लिख दो। बोले तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बोले तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्त? लेजर या फिर ऐसी होता है ना टी अकाउंट में, सारी सेल एक तरफ आ जाती है, सारी परचेज एक तरफ आ जाती है, सारी सैलरी एक तरफ आ जाती है, ऐसा हमने बोला सर बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब अब डाटा ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। हमने बोला सर देखिए सेल्स हुई है पूरे साल में ढेर सारी, बैंक से ढेर सारी ट्रांजैक्शन हुई है। भैया एक लाइन आइटम में बताओ ना, एक लाइन आइटम में बताओ ना, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? उसको हम लोग क्या नाम देते हैं दोस्त? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखकर आ गया सेल्स कितनी हुई है, परचेज कितनी हुई है, सब कुछ ट्रायल बैलेंस के अंदर एक लाइन से लिखकर आ गया। डन हो गई बात, फिट हो गई बात। हमने बोला यार ट्रायल बैलेंस आ गया, ये ट्रायल बैलेंस क्या आपको बिजनेस की परफॉर्मेंस बता रहा है? बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी? कंपनी ने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया, कंपनी के एसेट्स कितने, उधार कितना है, कर्ज कितना है, मालिक कितना पैसा डाल चुका है, ऐसा। मतलब हमें दोस्तों यहां पे कुछ रिपोर्ट्स बनानी पड़ेंगी। उस रिपोर्ट्स का नाम आप लोग क्या कहते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस रिपोर्ट का नाम आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है? इनकम स्टेटमेंट, या तुम लोग इसको क्या कहते हो? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ऐसा ही है। दूसरा क्या नाम आता है? बैलेंस शीट, जिसका अब नया नाम नहीं, मतलब 10 साल पहले ही नाम चेंज हो गया था। क्या नाम है इसका दोस्त? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
तीसरा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, चौथा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज, पांचवा डिस्क्लोजर्स, नोट्स टू द अकाउंट्स। ऐसा ही है। वो लोग जो ये काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी के अंदर, वो लोग जो ये काम कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहा जाता है? उस डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उन लोगों को क्या कहा जाएगा दोस्तों? उन लोगों को कहा जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला। यानी कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट पाया जाएगा, उसका काम क्या होगा? वो बोलेगा जनाब आप ट्रांजैक्शन कर दें, मैं एंट्री भर दूंगा, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो बना दूंगा। ये किनका काम है दोस्तों? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का। डन है। हमें ये नहीं पढ़ना, हमें ये नहीं पढ़ना। ये तुम लोग किसमें पढ़ते हो? FAR1, FAR2 और AAFR, और PRC में पढ़कर आए हो। किस नाम से? IT है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। सही, इंट्रोडक्शन नहीं है लेकिन बहुत कुछ है उसके अंदर। फिट है दोस्तों? चले दोस्त आगे बढ़ेंगे। भैया आगे हमें ये नहीं पढ़ना, कॉस्टिंग के अंदर ये नहीं पढ़ना, ये अपन के डोमेन से बाहर है। दूसरा है मेरे पास लड़के, मैनेजमेंट कौन होता है दोस्त? मैनेजमेंट कौन होता है? अपर लेवल बोले तो ऑर्गेनाइजेशन के अपर लेवल, बोले तो टॉप लेवल के बंदे, ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल के बंदे। दोस्त ये टॉप लेवल के बंदे कौन होते हैं? यस, CEO, CFO, डायरेक्टर, ये सारे लोग होते हैं। उसके नीचे कौन आता है? उसके नीचे कौन आता है? उसके नीचे आता है जनाब जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर। उसके नीचे कौन आता है? ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, ये सारे आते हैं। उसके नीचे कौन आता है? लेबर। इनका काम क्या होता है? इनका काम करना नहीं होता, इनका काम करवाना भी नहीं होता। काम कौन करवाता है? मैनेजर, सीनियर मैनेजर। काम करता कौन है? ऑफिसर, अकाउंटेंट, ये सारे लोग काम करते हैं। तो इनका काम क्या होता है भाई? यस, इनका काम होता है मेरे दोस्तों, इनका काम होता है मेरे दोस्तों डिसीजन मेकिंग करना। इनका काम होता है दोस्तों डिसीजन मेकिंग करना, फैसले करना। कैसे फैसले करना? कैसे फैसले करना दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल कंपनी की हमने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी है। एक प्रोडक्ट हम बेचें कितने का? सर प्राइसिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग की वजह से आपका प्रोडक्ट हिट या फ्लॉप हो सकता है। कोला नेक्स्ट हिट है। अच्छा जी, अब वो लॉकडाउन का लॉकडाउन बोल रहा हूं, बाइकआउट को हटा के जरा हम बात करते हैं। कोला नेक्स्ट अभी क्या सीन पार्ट है? हिट है। कबाब जी हिट है, फ्लॉप है? हिट है। कबाब जी में जो माइटी जिंगर है, मैजेस्टी जो है, कितने का है दोस्त? KFC के 7 का रेट है। हाँ या ना? हाँ या ना? KFC के 7 का रेट है। ये 400 रुपए का भी तो लॉन्च कर सकते थे। सवाल, 400 रुपए का भी तो लॉन्च कर सकते थे। चलता? नहीं चलता। 1500 रुपए का भी तो लॉन्च कर सकते थे। 1200 रुपए का, 1000 रुपए का, चलता? नहीं चलता। प्राइस, उन्होंने भैया हम खड़े हुए हैं किसके लिए? KFC का सब्स्टिट्यूट खड़ा कर रहे हैं हम लोग, तो सारी चीजें कॉपी कर लो, प्राइस भी कॉपी कर लो, प्राइस भी कॉपी। अगर वो प्राइस 300 रुपए रख देते, चलता? नहीं चलता। सम टाइम मोहल्ले के जो जिंगर होते हैं वो आपके KFC के माइटी से ज्यादा अच्छे होते हैं। कुछ इलाकों में कुछ जिंगर ऐसे हैं वो से ज्यादा अच्छे हैं, नहीं चलते, उस लेवल का नहीं चलते। क्यों? सब प्राइसिंग। तो प्राइसिंग ऐसी चीज है जो आपके प्रोडक्ट को हिट या फ्लॉप कर देंगे। प्राइसिंग का डिसीजन कौन लेता है? मैनेजमेंट लेती है, मैनेजमेंट लेती है। दूसरा, और ही बहुत सारे डिसीजन मेकिंग है, और ही बहुत सारे डिसीजन मेकिंग है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ तो फॉर एग्जाम्पल जनाब एक कंपोनेंट है, एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारी चीजें लग रही हैं। गाड़ी है टोयोटा, टायर किसके लगते हैं? जनरल टायर के। जनरल टायर एक अलग कंपनी है। क्या ये टोयोटा वाले खुद अपने टायर नहीं बना सकते थे? बना सकते हैं, बहुत पैसा इनके पास, या दुनिया की टॉप क्लास कंपनी के अंदर आती है। लेकिन नहीं, खुद नहीं कर रहे। टायर किससे ले रहे हैं? किसी और से खरीद के टायर फिट करके दे रहे हैं। इसका मतलब है इन्होंने फैसला किया कि हम इस कंपोनेंट को मेक नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे?
बाय करेंगे। इन्होंने फैसला किया ना यार, इसको हम क्या बोलेंगे, मेक और बाय। बात समझाई दोस्तों, बात समझाई। फिर हमने बोला जनाब एक कंपनी जो है वो अपना एक प्रोडक्ट बनाती है, मार्केट में बेचती है, गुजारा हो रहा है उसका, उसके पास एक स्पेशल ऑर्डर आता है, वन ऑफ ऑर्डर आता है कि सर हमारे लिए काम कर दें। फॉर एग्जाम्पल एक बेकरी है, बेकरी अपना केक बनाती है, सेल करती है, ठीक है सर, हिसाब किताब चल रहा है। बेकरी के पास ना एक स्पेशल ऑर्डर आता है, जो बर्थडे के जो केक होते हैं उसमें डॉल छॉल वॉल बनी हुई होती है, वो रेडी केक तो नहीं होते ना, वो ऑर्डर पे बनवाना पड़ता है। क्या ये बेकरी वाले रोजाना ये काम करते हैं? नहीं, ये तो ऑर्डर के ऊपर होता है, ऑर्डर आएगा तो ये काम कर देंगे। इसका मतलब उनकी बेकरी का काम चल रहा है, वो जो केक बना रहे हैं जनाब वो बन रहे हैं, बिक रहे हैं, मार्केट के अंदर सेल हो रहा है, हिसाब किताब चल रहा है। उनके पास ये वन ऑफ ऑर्डर आता है कि यार अब हमें केक बना दें इस टाइप का, इस ऑर्डर को हम एक्सेप्ट करें या ना करें, ये डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? इसको हम बोलते हैं दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पेशल ऑर्डर। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्त? स्पेशल ऑर्डर। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? किसी कंपोनेंट को बंद कर दे, एक कंपनी है बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है, एक कंपनी है जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है, यूनिलीवर, नेस्ले, पीएनजी, रैकेट है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है। इन्होंने डिसीजन मेकिंग किया, यार हम एक काम करते हैं, इस प्रोडक्ट को बंद कर देता है, नहीं करना हमने से, बंद करो यार, डिसकंटिन्यू करो। ये फैसला कौन करेगा? शट डाउन। प्रोडक्ट को बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, फैसला इनका, फैसला इनका। लड़के ये जो फैसला करेंगे ऐसी आंख बंद करके करेंगे? ये जो फैसला करेंगे क्या ये ऐसी आंख बंद करके करेंगे? भाई इनके पास कुछ नंबर्स दोगे तो फैसला करेंगे ना यार, कुछ नंबर्स दो कि यार मैं अगर मेक करूंगा तो 5 लाख की कॉस्ट है, खरीदूंगा तो 4 लाख की कॉस्ट है। फैसला करना कितना आसान हो जाएगा। एक और, कंपनी के बाद अगर स्पेशल ऑर्डर आता है, यानी कि कंपनी जो है वो फॉर एग्जांपल जनाब, फॉर एग्जांपल एक गारमेंट फैक्ट्री है, एक गारमेंट फैक्ट्री है, वो प्रोडक्ट बना रही है और मार्केट के अंदर बेच रही है, अपनी शर्ट वगैरह बना रही है, मार्केट के अंदर बेच रही है। उसके बाद एक स्पेशल ऑर्डर आता है किसी की तरफ से कि यार आप हमारे लिए ना 50 टी शर्टें बना दो, ये 500 टी शर्ट बना दो। कंपनी को डिसीजन मेकिंग करनी है कि हम इसके ऑर्डर को एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें। ओके जी, स्पेशल ऑर्डर। जनाब कैसे डिसीजन मेकिंग करेंगे? अगर आप मैनेजमेंट को ये छोटी सी वर्किंग बना के दे दो, अगर आप मैनेजमेंट को ये एक छोटी सी वर्किंग बना के दे दो, क्या वर्किंग बना के दे दो? अगर आप मैनेजमेंट को एक छोटी सी वर्किंग बना के दे दें, जनाब 500 शर्ट्स को ऑर्डर आया है और ये लोग हमें एक शर्ट के 1000 रुपए देने को तैयार हैं, तो दोस्तों कितने की सेल हो जाएगी मेरी? 5 लाख की सेल। जाहिर सी बात है ये शर्ट मैं बनाऊंगा तो भैया पैसा तो लगेगा ना यार, फ्री फंड में तो नहीं बनेगी, तो इसकी एक कॉस्ट है। कितनी शर्टें बनाऊंगा मैं? 500 शर्ट बनाऊंगा, एक शर्ट बनाने पे फॉर एग्जाम्पल 600 रुपए की कॉस्ट आएगी, तो कितना मेरे दोस्तों? 3 लाख। तो प्रॉफिट कितना आएगा इस ऑर्डर से? 2 लाख रुपए का। अगर मैं मैनेजमेंट को ये 2, 3, 4 लाइन की वर्किंग दे दूंगा तो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करना आसान होगा कि नहीं होगा? ये वर्किंग कौन करेगा? ये वर्किंग कौन करेगा? अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला बोलेगा ऑर्डर ले लो, माल डिलीवर कर दो, पैसा ले लो, मैं इन सब की एंट्री करूंगा। लेकिन मैनेजमेंट को वर्किंग कौन प्रोवाइड करके देगा? तो जनाब एक डिपार्टमेंट मजीद क्रिएट करवा दिया गया जिसका नाम क्या दिया गया? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है मैनेजमेंट को डेटा प्रोवाइड करना, मैनेजमेंट को डेटा प्रोवाइड करना ताकि उनको डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाए। ठीक है जी, मैनेजमेंट को डेटा प्रोवाइड करना ताकि उनको डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाए। बात समझ में आई सर? ये कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला। इनके पास डेटा कहां से आएगा? इंफॉर्मेशन कहां से पकड़ेंगे? अकाउंट्स वाले एंट्री करने के लिए डेटा लेते हैं ना भाई, सेल कितनी की, लो इनवॉइस दिखाओ, इनवॉइस दो। तनख्वाह अगर देनी है, तनख्वाह की एंट्री, सैलरी की करनी है तो लो इसका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, कितनी तनख्वाह बांटोगे, ऐसा ना भाई सारा डेटा। इनके पास डेटा कहां से आएगा? 500 शर्टों का ऑर्डर है, ये डेटा कौन ला के देगा इनको? सेल्स डिपार्टमेंट वाले जिसने ऑर्डर पकड़ा होगा। एक शर्ट के कितने पैसे दे रहे हैं वो? 1000 रुपए। ये भी डेटा कहां से आया होगा? सेल्स डिपार्टमेंट वाला देगा कि भाई ये पार्टी 1000 रुपए देगी एक शर्ट के। एक शर्ट बनाने में कितना खर्चा होगा?
600 रुपए का, ये डाटा कहां से आएगा? शर्ट बन रही है तो इसका मतलब है भैया बिजली का बिल लगेगा, कपड़ा लगेगा, धागा लगेगा, बटन लगेंगी, मजदूर जो सिएगा, दर्जी, उसके पैसे हैं। ये 600 का डाटा कौन देगा? ये डाटा देगा एक और डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये डाटा कौन देगा दोस्त मुझे? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर 3 टुकड़े कर दिए। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला दोस्त क्या करेगा? वो रिकॉर्डिंग बोलेगा जनाब माल बेचो, माल खरीदो, तनख्वाह बांटो, किराया दो, इंश्योरेंस दो, मैं एंट्रियां बनाऊंगा, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बना के दे दूंगा। दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला, वो क्या करेगा? मैनेजमेंट को अगर किसी किस्म के फैसले करने हैं तो उनके फैसलों में आसानी करने के लिए उनको इंफॉर्मेशन, डाटा प्रोवाइड करेगा। सर देखें, इसको एक नजर देख लें, फिर फैसला करें। जाहिर सी बात है, ये जो टॉप लेवल के बंदे किसके लिए काम करते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए। ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट इंटरेस्ट क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट की वर्किंग करके देंगे भाई। ये डाटा कहां से लेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग वाले से। तो 3 डिपार्टमेंट क्रिएट हो गए। कॉस्ट अकाउंटिंग वालों का जिंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग वालों का जिंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना, कि 1 यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, 1 यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट। इनका जिंदगी का ऑब्जेक्टिव ये है, कॉस्ट पर यूनिट। यूनिट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल जनाब, अगर तो गाड़ी बनाने वाले टोयोटा शोटा है, ये लोग बोलेंगे यार हमने इस महीने जो है ना वो 100 सिविक बना ली। कितनी सिविक बना ली? कॉस्टिंग की जबान में क्या बोलेंगे? इन्होंने 100 यूनिट बना ली। क्या बोलेंगे? 100 यूनिट। ये कहलाता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यानी कि अगर गाड़ी बनाने वाले तो कार, और बिजली बनाने वाले तो किलोवाट आवर्स, बिजली तो इसमें बेची जाती है, और लीटर, अगर पेट्रोल शेट्रोल वाली कंपनी है तो लीटर, और एसी बनाने वाली है तो नंबर ऑफ एसी, ओवन, फ्रिज, पंखे। ये क्या कहलाता है मेरे पास? नंबर ऑफ यूनिट। तो एक पंखा बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है, एक एसी बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है, 1 लीटर पेट्रोल पे कितनी कॉस्ट आ रही है। ये सारा काम किसका है दोस्तों? कॉस्ट पर यूनिट का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वालों का काम क्या है? मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाए। यार ये जो डिसीजन मेकिंग है क्या रोजाना होती है? कभी कभार होती है ना यार। मैंने 3 डिपार्टमेंट खोल दिए, यहाँ पे मैंने 4, 5, 6 बंदे रख दिए। काम करेंगे रोजाना आके है, ये फारिग बैठेंगे? काम होगा ना। सेल वेल तो रोजाना होती है, परचेज वर्चेज तो रोजाना होती है, तनख्वाह भी चल रही होती है भाई, काम होगा इनके पास। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले क्या काम करेंगे? डिसीजन मेकिंग क्या रोजाना होते हैं? है भाई, डिसीजन मेकिंग क्या रोजाना होती है? सर ये तो कभी कभी तो रोजाना क्यों, क्या करेंगे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट वाला, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट वाला आके क्या करेगा रोजाना? अच्छा जी, तो जनाब एक ही डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, उसका नाम क्या दिया जाता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यही कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल रहा होता है, यही मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन भी दे रहा होता है। वरना ये डिपार्टमेंट क्रिएट करने का फायदा नहीं है ना यार। कभी कभार काम करेंगे, बाकी क्या करते रहेंगे? ठंड मचाते रहेंगे। इनका तो काम होता है, इनका तो काम होता है दोस्त, 1 यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ रही है सर, ये तो कैलकुलेट करते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? तो इसीलिए मैनेजमेंट वाला काम भी किनसे करवा लिया जाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग से। तो डिपार्टमेंट का नाम क्या क्रिएट कर दिया जाता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। या डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट नाम होते हैं। कुछ जगहों पे कहलाता है प्लानिंग डिपार्टमेंट, कुछ जगहों पे कहलाता है बजटिंग डिपार्टमेंट, कुछ जगहों पे कुछ जगहों में कुछ। चीज यही होती है। तो मैंने अकाउंट्स के अंदर 2 डिपार्टमेंट क्रिएट करवा दिए। कौन कौन से? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला, और हमें वो चीज पढ़नी है, हमें वो चीज पढ़नी है। बात समझ में आई मेरे दोस्तों? आपको सब्जेक्ट समझ में आया कि इसमें हमने पौधे पढ़ने हैं, जानवर पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, बॉटनी है, जूलॉजी है, क्या है, क्या पढ़ना है? डर हो गई बात? चले मेरे दोस्तों, कॉपी करो और फिर हम बात को आगे लेके चलेंगे। इख्तितामी नोट करने को चले मेरे भाई। डन भाई? तो भाई आज की क्लास को उम्मीद रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि कल है हमारी, कल पता है ना हमारी क्लास है, सही, कल फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। ओके भाई, खुदा हाफिज।